अब अगला क्वेश्चन जो आपसे एनएमआर से रिलेटेड पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है कि एनएमआर से रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि एनएमआर ग्राफ के अंदर हमको किस टाइप की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इसके इंटरप्रिटेशन के अंदर, वो होता है पीक का ओवरलैप कर जाना। कई बार जो पीक्स होती हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाती हैं, जिसकी वजह से हम उन पीक को इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते, मतलब वो आपस में मैच हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। इस ओवरलैप को कम करने के लिए हमको जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हाई फ्रीक्वेंसी में चलाना होता है। जी हाँ, अगर आपको ओवरलैपिंग को मिनिमाइज करना है तो उसको आपको हाई फ्रीक्वेंसी में चलाना होगा। नेक्स्ट इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, वो होती है एक्सचेंज की। कई बार जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल के अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो अलग अलग प्रोटॉन्स जो होंगे वो दोनों काफी इजीली ब्रोकन डाउन हो सकते हैं या डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो इस वजह से वो दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब इस प्रोटॉन की पीक जो होगी वो इधर आ जाएगी और इसकी पीक इस कंपाउंड के साथ आ जाएगी, क्योंकि उन दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट और ब्रोकन डाउन वाली प्रॉपर्टी है। तो इस वजह से ये एक्सचेंज होने की वजह से हम उस कंपोनेंट को इजीली इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते हैं। उससे होता यह है कि जो हमको पीक मिलती है या तो वो हमको काफी ब्रॉड मिलती है, साथ ही साथ जो उसके अंदर स्पिन स्पिन कपलिंग होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जी हाँ, एनएमआर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है तो उसमें जो केमिकल शिफ्ट जो होगी वो काफी लोअर लेवल पे होती है, लोअर फील्ड पे होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास जो मॉलिक्यूल है जिसका हम एनएमआर लगा रहे हैं उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट इफेक्ट जो होता है वो होता है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट भी एनएमआर के ग्राफ के अंदर या एनएमआर की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हम सॉल्वेंट का जो इफेक्ट है उसको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, उसको हमको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है हमको उसकी एक लिमिट सेट करनी पड़ती है, उस लिमिट में ही हमारा अगर रिजल्ट आएगा तो हम उसको यूज कर सकते हैं। बट अगर उस लिमिट के ऊपर अगर हमारा रिजल्ट चला जाता है तो फिर हम उस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते हैं, फिर हमको फिर कोई दूसरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो एक सॉल्वेंट का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है एनएमआर के अंदर। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो होता है कि लिमिटेशंस क्या है, एनएमआर की लिमिट्स क्या है। तो इसकी लिमिटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होनी चाहिए और इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर एनएमआर के अंदर जो मिनिमम वॉल्यूम हम यूज कर सकते हैं वो होता है 0.1 ml, वहीं जो इसकी कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं वो होता है 1%। 1% सबसे मिनिमम कंसंट्रेशन होती है और सबसे मिनिमम वॉल्यूम 0.1 ml होता है। उसके अलावा बहुत ही कम ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनको हम एनएमआर के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। इनकी संख्या काफी कम है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, बोरॉन हो गया और फ्लोराइड हो गया। तो ये वो कंपाउंड है जिनको हम केवल एनएमआर के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब एनएमआर के अंदर जो न्यूक्लियाई है वो उनकी संख्या काफी कम है, इसकी लिमिटेशन। उसके अलावा लिक्विड सैंपल्स, जी हाँ, अगर आपके पास कोई सैंपल लिक्विड फॉर्म में है तो एनएमआर जो टेक्निक होती है वो काफी एक कह सकते हैं काफी लिमिटेड है। एनएमआर के अंदर हम जो लिक्विड सैंपल होते हैं उनका हम काफी कम यूज करते हैं क्योंकि उसके केस में काफी लिमिटेड प्रोसीजर दिए गए हैं। उसके अलावा मैंने एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन आपको बताई कि इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो पीक स्प्लिटिंग होती है। पीक आपस में मर्ज हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको ग्राफ को जो है वो इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते हैं। तो ये एनएमआर की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी लिमिटेशंस क्या है कि हाइड्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और बोरॉन ही एनएमआर शो करते हैं, मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस शो करते हैं, और बाकी क्यों नहीं। उसका रीजन ये है क्योंकि बाकी के जो मॉलिक्यूल होते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि केवल यही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, फास्फोरस, यही वो कंपाउंड है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके स्पिन शो करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्हीं के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है स्पिन को शो करने की, जिसकी वजह से यही कंपाउंड जो होते हैं वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस शो करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि अगर हम किसी प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो जब रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर किस टाइप का अलाइनमेंट होता है, किस टाइप का स्पिन होता है। तो उसके अंदर दो टाइप के स्पिन होते हैं, अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन। अल्फा स्पिन जो होता है वो होता है अलाइन विथ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो अलाइनमेंट होगा वो अल्फा स्पिन होगा। बट जो स्पिन अलाइनमेंट के विपरीत होता है, उसके अगेंस्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट होता है, उसे हम बीटा स्पिन स्टेट कहते हैं। तो आप समझ गए कि जब प्रोटॉन रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो दो टाइप के स्पिन शो करता है, अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन। अगला क्वेश्चन, जब ये बात उठेगी कि अल्फा स्पिन होता है, बीटा स्पिन होता है, अल्फा स्पिन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में होता है
और वहीं बीटा स्पिन जो होता है वो उसके विपरीत होता है। तो इसमें से सबसे ताकतवर और ऐसा कौन सा स्पिन है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है? तो सीधा सा क्वेश्चन है, बीटा स्पिन होगा, क्योंकि बीटा स्पिन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को के अपोजिट होता है, उसके अगेंस्ट होता है, जिसकी वजह से बीटा स्पिन करने के लिए किसी भी प्रोटॉन को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अब यहां पर एक बेसिक कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर ये होगा कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 0.57 गेज होती है, 0.57 गेज। और एक ये बेसिक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये पूछे आपसे आ सकता है कि अगर किसी प्रोटॉन जो कि स्पिन कर रहा है, अगर उसमें एक राइट मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर अप्लाई कर दी जाए या बहुत तेज मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर अप्लाई कर दी जाए तो क्या होगा? तो देखिए, अगर कोई भी प्रोटॉन स्पिन कर रहा है और उसके ऊपर किसी हेवी मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया जाएगा तो जो उसका स्पिन होगा वो चेंज हो जाएगा, वो अल्फा से बीटा की तरफ स्पिन करने लग जाएगा। तो अगर किसी भी प्रोटॉन के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए हाई प्रेशर पे, हाई एनर्जी पे, तो उसकी स्पिन स्टेट चेंज हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये भी उठता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इंटरनल स्टैंडर्ड के फॉर्म में ट्राई मिथाइल सिलेन का यूज किया जाता है। तो क्यों यूज किया जाता है? तो इसका आंसर आप ये बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो सभी शील्डेड होते हैं और इसमें जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है, या सेम तरीके से इसके जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो स्पिन करते हैं, सेम एनर्जी में स्पिन करते हैं, जिस वजह से टीएमएस ट्राई मिथाइल सिलेन को एज ए इंटरनल स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि इसमें एक टर्म यूज की जाती है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? देखिए, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर से अप्लाई की गई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूव करने लग जाते हैं, मोशन करने लग जाते हैं, और उसी मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो इस टाइप की प्रोसेस को बोला जाता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जहां पर किसी भी मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर से अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूवमेंट करने लगते हैं, उनके अंदर मोशन स्टार्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है? तो केमिकल शिफ्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे सैंपल की कोई पीक आ गई है और उसको हम रिलेट करते हैं हमारे इंटरनल स्टैंडर्ड की पीक के साथ, तो इस रिलेटिव पीक्स के बीच में जो रिलेशन क्रिएट हुआ है इसी को हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनएमआर से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में पूछा सकता है, और वो ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सैंपल है जिसमें मल्टीपल बॉन्डिंग है, ठीक है, याद सुनिए, मल्टीपल बॉन्डिंग है, तो सभी मल्टीपल बॉन्ड्स पे क्या सेम जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या सभी के ऊपर सेम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है? तो इसका आंसर आपको शील्डिंग और डीशील्डिंग के हिसाब से देना है कि कुछ इस मल्टीपल बॉन्डिंग सिस्टम के अंदर कुछ प्रोटॉन जो होंगे वो शील्डेड होंगे और कुछ प्रोटॉन जो होंगे वो डीशील्डेड होंगे। तो जो शील्डेड प्रोटॉन होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेंगे, वो उसका विरोध करेंगे, तो उनकी जो पीक आएगी उसके लिए वो पीक जो होगी वो बाद में आएगी, क्योंकि उसमें उनको स्पिन कराने के लिए हमको हाई मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी। वहीं कुछ प्रोटॉन्स जो होंगे जो कि डीशील्डेड होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड का इतना ज्यादा अपोज नहीं करेंगे, जिससे कि उनकी पीक हमको जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कम लगानी होगी। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज द स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग? देखिए, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का मतलब ये होता है कि जब दो प्रोटॉन सेम एनर्जी सेम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पिन करते हैं तो उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा सेम हो जाती है जिससे कि उनकी पीक जो होती है ना वो साथ में आ जाती है, क्योंकि दोनों के सिग्नल साथ होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सभी लग रहे हैं और साथ में वो दोनों अपनी पीक दे देते हैं, जिससे कि उनकी पीक जो होती है वो डबलेट या ट्रिपलेट फॉर्म में आती है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? इस कपलिंग कांस्टेंट को हम जे से डिनोट करते हैं, तो आपको इसका आंसर देना है कि अगर कोई मल्टीप्लेट्स है, मल्टीप्लेट्स का मतलब होता है एक से ज्यादा या दो से ज्यादा पीक्स, तो दो पीक्स के सेंटर्स के बीच की दूरी, याद रखिएगा, दो पीक्स के सेंटर्स के बीच की दूरी को उसका कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो सेंटर के बीच की जो दूरी होती है ये कांस्टेंट होती है, और सभी जो मल्टीप्लेट है उसमें जितनी भी पीक्स होंगी उनकी आपस में जो दूरी होंगी वो कांस्टेंट होती है, और इसी को हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होता है? तो याद रखिए कि जब हम एनएमआर में हम यूज करते हैं कोई भी प्रोटॉन तो वो केमिकली तो इक्विवेलेंट होता है बट मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो जब मैग्नेट के कांटेक्ट में आते हैं या मैग्नेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके भी अंदर जो स्पिन होता है ना वो अलग अलग होता है। यहां भी शील्डिंग और डीशील्डिंग वाला फिनोमेना आ रहा है कि जो
जो प्रोटॉन जो होगा वो शील्डेड होगा, वहां पर हमको हाई मैग्नेटिक एनर्जी लगानी होगी, वहीं जो प्रोटॉन डी शील्डेड होगा वहां पर हमको लो मैग्नेटिक एनर्जी लगानी होगी, जिससे कि जो भी प्रोटॉन होता है एनएमआर के अंदर वो मैग्नेटिकली इन इक्विवेलेंट होता है। अगर कोई भी प्रोटॉन मैग्नेटिकली इन इक्विवेलेंट हो जाए, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट अगर हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि सैंपल के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं उन सभी की पीक, या हम कह सकते हैं कि वो सभी प्रोटॉन सेम एनर्जी में स्पिन करने लग जाएंगे, समझ गए। बट ऐसा होता नहीं है, अलग अलग प्रोटॉन अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अलग अलग मैग्नेटिक या रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्व करके स्पिन करते हैं, इसीलिए प्रोटॉन जो होते हैं वो मैग्नेटिकली इनइक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली है बट मैं आपको बता देता हूं कि एल्डिहाइड प्रोटॉन, जो एल्डिहाइड के अंदर CHO के अंदर जो H है, एल्डिहाइड के प्रोटॉन की जो पीक होती है वो काफी जल्दी मिल जाती है, काफी डाउनफील्ड पे मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है सर कि एल्डिहाइड के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो डी शील्डेड होता है, उसके अंदर किसी टाइप की शील्डेड नहीं होती है, इसीलिए एक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कम से कम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होने की वजह से भी उसके अंदर स्पिन होने लग जाता है, जिससे कि उसकी पीक हमको बहुत जल्दी मिल जाती है, बहुत पहले मिल जाती है। इसी वजह से आपका आंसर यही देना है आपको कि जो एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन होता है उसकी पीक हमको इतनी जल्दी क्यों मिल जाती है या डाउनफील्ड पे क्यों मिल जाती है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन जो होता है वो डी शील्डेड होता है। अगला क्वेश्चन आपसे एक और पूछा सकता है, ये भी थोड़ा सा डीप है, कि जो एल्कोहल होता है OH और अमीन होता है जो एमाइड ग्रुप NH, उनकी जो पीक होती है वो ब्रॉड क्यों होती है, थोड़ी बड़ी बड़ी ब्रॉड पीक हमको क्यों मिलती है? तो उसका आंसर ये है, इसका रीजन ये होता है कि जो इसके प्रोटॉन जब स्पिन करते हैं तो स्पिन होने की वजह से उनका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो काफी कम होता है, शॉर्ट होता है, और साथ ही साथ केमिकल एक्सचेंज की वजह से और बाकी इसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसके फिनोमिना की वजह से भी OH और NH, एल्कोहल और एमाइड की जो पीक होती है वो ब्रॉड आती है। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, और इस वीडियो के अंदर जितने भी NMR से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो सभी मैंने बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है या आपके माइंड में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं जरूर बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी यह है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी? तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव, और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो? तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।